नमस्कार। और क्या हाल चाल क्लास 10th वालों। आज फिर से आपके सामने उपस्थित हूँ एक नई क्लास नई वीडियो के साथ। मैंने आपको पिछली क्लास में हाइट एंड डिस्टेंस के 2 वीडियोस उपलब्ध करा दिए हैं। उसके माध्यम से आपने वो चैप्टर अब तक बहुत ही बेहतर ढंग से उसको अब तक आपने पढ़ लिया होगा। अब आज के इस नए टॉपिक में हम लोग के पास टॉपिक है मेंसुरेशन। मैं आपके एक जानकारी के लिए बता दूं कि जो ट्रिग्नोमेट्री और हाइट एंड डिस्टेंस जो मैंने आपको स्टार्ट किया था, जो पिछले हमारे लगभग 10-12 लेक्चर्स में हुआ है, उस पूरे वीडियो को देखकर कम से कम 15 से 17 नंबर का मैथ वाला जो पार्ट होता है एक, वो आपका एक फिनिश हो चुका है, मजबूत हो चुका है। यानी 70 एग्ज़ाम आपका 70 मार्क्स का होता है, तो 70 मार्क्स में ये मान लीजिए कि आपके 17 मार्क्स अप्रॉक्सीमेटली सेव हो चुके हैं और सीबीएसई वाले आपके कम से कम 20 मार्क्स के अबाउट। तो अब जो हमारे पास टॉपिक है वो भी काफ़ी हैवी मार्क्स वाला टॉपिक हमारे पास है और वह है मेंसुरेशन। ये टॉपिक थोड़ा ऐसा है जिसमें लगभग मैं आपको 20 वीडियो आपके सामने इस टॉपिक से जुड़ा हुआ लेके आऊँगा खुद। क्यों 20 वीडियो लेकर आऊँगा? क्योंकि इस पूरे से टॉपिक में इतनी सारी चीज़ें हैं कि जिसको अगर मैं एक एक करके भी बताऊँ तो भी मुझे कम से कम 10 या 12 या 15 क्लास तो ऐसे ही चाहिए। उसके बाद उन सारे टॉपिक्स पे अलग अलग क्वेश्चन होंगे। चैप्टर लिखा है मेंसुरेशन, तो ऐसा तो है नहीं कि जो लोग मैथ के स्टूडेंट हों उस चैप्टर के बारे में जानते ना हो। इसको बोलते हैं हिंदी में क्षेत्रमिति। तो ये सारी चीज़ें आप जानते हैं, आपने 9th में इसको पढ़ भी रखा होगा। शायद आपने 9th में बेलन, घन, घनाभ, शंकु, गोला, अर्धगोला, आपको याद होगा, सिलेंडर, कोन, स्पेयर, क्यूब, क्यूबाइड, हेमिस्फेयर। तो इस तरह से चीज़ें आपने सब कुछ पढ़ रखा है और मुझे उम्मीद है कि ये आपके दिमाग में होंगी। तो उसी चीज़ को आगे रखते हुए मैं आज आपके सामने ये वीडियो लेकर जो आया हूँ, इसमें आपके सामने मैं एक नया टॉपिक आज डालूँगा। हालांकि वो सब कुछ तुम लोग पढ़ेंगे ही, पर मेंसुरेशन की स्टार्टिंग के लिए देखो बहुत सी सारी चीज़ें होती हैं। तो जो सबसे पहला हमारे पास होता है वो होता है सर्किल, ठीक। लेकिन सर्किल से भी जुड़ी हुई एक चीज़ और इंटरेस्टिंग बात जो इससे है आपकी मेंसुरेशन से, और वो क्या है कि इस पूरे मेंसुरेशन के 2 पार्ट होते हैं। एक आपका होता है 2D मेंसुरेशन, ये तो मैं भूल ही गया बताना, अभी एकदम से मुझे आ गया दिमाग में। ये होता है आपका 2D मेंसुरेशन और एक आपका होता है 3D मेंसुरेशन। 2D में आप लोग 7th 8th से पढ़ते आ रहे हैं, जैसे कि हमारा होता है आयत, रेक्टेंगल बोलते हैं, वर्ग, स्क्वायर बोलते हैं। इसके बाद में समलंब चतुर्भुज, समचतुर्भुज, याद ना, क्वाड्रिलेटरल, और अगर ले तुम लोग उसमें रोम्बस आ जाता है हमारे पास, ट्रापीजियम आ जाता है। ये बहुत सी चीज़ें आती हैं। 3D में आपको क्या आता है? बेलन आता है, शंकु आता है, आता ही नहीं आता। और इसके बाद में आपका गोला ले लीजिए, अर्धगोला ले लीजिए, हाँ। तो ये सब कुछ आप पढ़ते हैं। तो ये आपका होता है 2D मेंसुरेशन, ये आपका होता है 3D मेंसुरेशन। 2D और 3D ये तो आप जानते हो। 2D मतलब 2 डायमेंशनल, अर्थात जिसमें केवल x एक्सिस और y एक्सिस ही मौजूद हो। 3D मतलब 3 डायमेंशनल, जिसमें x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस मौजूद हो। अब बताया कि सर ये x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस, इससे क्या लेना देना 2D और 3D का? तो देखिए, जिसमें x एक्सिस और y एक्सिस होगा केवल, यानी कि 2D ऑब्जेक्ट, उन सारे ऑब्जेक्ट को आप अपनी कॉपी पे, अपने पेपर पे, पेज पे, दीवार पे कहीं भी ड्रॉ कर सकते हो, बना सकते हो। बट 3D ऑब्जेक्ट्स को आप कॉपी पर बना नहीं सकते। अब बात ये आती कि अगर आप इसे कॉपी पे ड्रॉ नहीं कर सकते तो क्या इस पर क्वेश्चन नहीं होंगे? क्वेश्चन भी होंगे। आप इसके क्वेश्चन कर सकते हो, इसके फार्मूलाज हैं, ये हमको अपने व्यवहारिक जीवन में दिखते हैं। जैसे ये बोतल, अगर आप देखें तो ये अगर इस पार्ट को पूरे को काट दें तो ये हमारे पास एक सिलेंडर के शेप में आ जाएगा। आ जाएगा नहीं आ जाएगा? अगर आप इस चीज़ को देखें, जैसे कि ये बुक देखें, देखिए लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, ऊंचाई सब कुछ है कि नहीं है? तो ये हमारा क्या हो गया? घनाभ हो गया। तो ऐसे हमारा होता है। इस चीज़ को बनाना मुश्किल होता है। हालांकि अगर आपको मालूम होगा,
घन अगर आपसे कोई बोलता है तो आप इसको इस तरह से बनाते हो और कॉपी पे दिखाते हो, ये अलग बात हो गया। लेकिन इसको अगर मैं एक एक अगर आपसे पूछूं कि इसमें हमारे पास जो 6 लेयर होती हैं, 6 सरफेस होती हैं, वो दिखाओ कहाँ है, तो वो आप नहीं दिखा पाओगे। अगर आप इमेजिन कराओगे एक ऊपर है, एक नीचे है, एक दाएं है, एक बाएं है, एक इधर एक उधर है, वो अलग बात हो गया। तो इसीलिए ध्यान रखिएगा कि 2D और 3D ये दोनों आपको मालूम होना चाहिए कि ये है किसके पार्ट। ये हमारे मेंस्ट्रुएशन के पार्ट है, जो कि मैं आपको डिस्कस करूँगा। मैंने आपसे कहा कि इसमें एक इंटरेस्टिंग पॉइंट लेके आऊँगा, वो इंटरेस्टिंग पॉइंट हमारा होता है सर्किल। क्या होता है? सर्किल, वृत्त। देखो सर्किल ही बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आपने देखा होगा कि जो हमारे पास मैच का ग्राउंड होता है, मैच मतलब बैट बॉल, तो आपने देखा होगा वो पूरा ग्राउंड होता है वो सर्किल के शेप में होता है। होता नहीं होता? फुटबॉल का जो ग्राउंड होता है वो इस तरह से होता है, होता नहीं होता? हॉकी का ग्राउंड भी लगभग इस तरह से होता है। तो सीधी सी बात है कि जितने शेप मिलेंगे, जितनी आकृतियां मिलेंगी, उन सबको जब हम लोग सॉल्व करेंगे, उनका अध्ययन करेंगे, उनको अपने व्यवहारिक जीवन में मैथमेटिक्स में यूज़ करेंगे, तो उन सारी चीज़ों को जब हम लोग एक साथ यूज़ करते हैं तो वही चीज़ होती है पूरी मेंस्ट्रुएशन। तो आज के इस पूरे टॉपिक में हमको क्या क्या पढ़ना है, हमारे बेसिकली हमारे सिलेबस में क्या क्या है मेंस्ट्रुएशन में, तो ये हम लोग जान लेते हैं। 2D मेंस्ट्रुएशन, 3D मेंस्ट्रुएशन सब कुछ सही है, पर हमारे सिलेबस में क्या क्या है ये भी तो आपको मालूम होना चाहिए। तो वो क्या क्या मैं फटाफट यहाँ लिखता हूँ। सबसे पहले वृत्त है, सर्किल, घन घनाभ, बेलन, सिलेंडर जिसको बोलते हैं, फिर शंकु आपका हो गया, गोला हो गया, हाँ बेटा, फिर क्या हो गया हमारा अर्धगोला हो गया। है क्लियर? कोई दिक्कत? और बस इतनी चीज़ें पढ़नी है पहले को, ठीक। और इसके बाद एक चीज़ बोले हमको मिक्स, ये सब कुछ हमारे पास एक पूरा मिक्सचर रहेगा। और एक चीज़ और फ्रस्टम, इसको बोलते हैं शंकु छिन्नक। क्या बोलते हैं? शंकु छिन्नक। ऐसा कुछ आपको लग रहा हो कि शंकु से किसी को कुछ छीन लिया गया, जी हाँ, ऐसा ही कुछ हमारा पार्ट होता है फ्रस्टम। आपने बाल्टी देखी? बाल्टी, आपके घर पे बाल्टी होती है ना, वो जो शेप होता है वो हमारा होता है शंकु छिन्नक। तो ये सब कुछ हमको इस पूरे टॉपिक में पढ़ना है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो इसका स्क्रीनशॉट फटाक से ले लीजिए। स्क्रीनशॉट तो आपने ले लिया होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले टॉपिक को। और हमारा पहला टॉपिक जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। क्यों इंटरेस्टिंग टॉपिक है? क्योंकि इस टॉपिक में आपको काफ़ी कुछ चीज़ें पढ़ने को मिलेंगी। तो सबसे पहले हम लोग चलिए इंट्रोड्यूस करते हैं अपने इस लेक्चर में, और वो हमारे पास है सर्कल। क्या हमारे पास? सर्कल। सर्कल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ मेंस्ट्रुएशन। सर्कल बच्चे अगर आपसे कोई बोले बनाओ तो आप क्या करोगे? आप ऐसे तो बनाओगे? बिल्कुल ऐसे ही बनाओगे। अब इस सर्कल में क्या क्या चीज़ें होती है हम लोग जान लेते हैं। तो देखो सर्किल में बेटा ये जो होता है ओ पॉइंट, इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ द सर्किल। क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ द सर्किल। अब सर्किल की ये जो अगल बगल ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जो पूरी बाउंड्री है, जो सीमा है, इसको बोलते हैं सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्किल। क्या बोलते हैं? सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्किल। हिंदी में इसे बोलते हैं वृत्त की परिधि। क्या बोलते हैं? वृत्त की परिधि। कोई दिक्कत? इसके बाद ये सेंटर होता है और ये हमारा सरकमफ्रेंस, यानी ये भी सरकमफ्रेंस है, ये भी सरकमफ्रेंस, ये भी, यानी चारों तरफ अगर आप कहीं भी खड़े हैं और आपसे कोई पूछता है आप कहाँ खड़े हैं, तो आप सर्किल की सरकमफ्रेंस पे खड़े हैं। तो सर्किल के सरकमफ्रेंस के बीच की जो डिस्टेंस होती है, मान लो आप यहाँ खड़े हो, पी पॉइंट पे खड़े हो, या आप मान लो यहाँ खड़े हो, डी पॉइंट पे खड़े हो, तो चाहे आप पी पर खड़े रहो चाहे आप डी पर खड़े रहो, आप हो तो सरकमफ्रेंस पे ही ना। और अगर आप यहाँ पे सरकमफ्रेंस पे हो, तो अगर आप यहाँ पे हो, डी पॉइंट पे हो, तो ये ओ पॉइंट आपके लिए क्या होगा? सेंटर ऑफ द सर्किल ही तो होगा। अगर आप पी पॉइंट पे हो तो ओ पॉइंट क्या होगा? सेंटर ऑफ द सर्किल ही तो होगा। तो सरकमफ्रेंस से लेके सेंटर ऑफ सर्किल के बीच की दूरी को हम लोग बोलते हैं रेडियस। क्या बोलते हैं? रेडियस, त्रिज्या बोलते हैं। यानी वृत्त के केंद्र और परिधि के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? वृत्त की त्रिज्या बोलते हैं। कोई दिक्कत? कोई समस्या? अच्छा, अब एक चीज और, ये सब तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन सर्किल की डेफिनेशन क्या होती है? अगर आपसे कोई पूछता है सर्किल क्या होता है, तो आप क्या बताओगे? तो वो भी तो आपको मालूम होता है ना कि सर्किल आखिरकार होता क्या है। तो सुनिए बेटा, किसी निश्चित बिंदु को केंद्र मानकर, किसी निश्चित बिंदु को केंद्र मानकर एक समान दूरी लेकर उसके चारों तरफ घूम जाने पर, उसके चारों तरफ
घूम जाने पर जो आकृति प्राप्त होती है उसे क्या बोलते हैं? वृत्त बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? वृत्त बोलते हैं। फिर सुन लीजिए, किसी निश्चित बिंदु को केंद्र मानकर, किसी निश्चित बिंदु को केंद्र मानकर एक निश्चित दूरी लेकर उसके चारों तरफ घूम जाने पर जो आकृति प्राप्त होती है उसे क्या बोलते हैं? हाँ, सर्किल बोलते हैं। कोई दिक्कत, कोई समस्या? तो ये आप समझ गए होंगे। अब एक बात और, सर्किल से जुड़ी हुई कुछ खास बातें जो कि आप ओरल सुनिए। हालांकि अभी आपको लास्ट में इस वीडियो के लास्ट में अभी कुछ देर बाद आपको सामने स्क्रीन पे कुछ फार्मूलाज अभी आपके सामने आ जाएंगे। उन सारे फार्मूलाज का आप स्क्रीनशॉट लेके आप रख लीजिएगा ताकि फिर आपको कोई दिक्कत ना हो। फिलहाल आप सर्किल से जुड़ी हुई कुछ बातें सुने। नंबर एक बात क्या कि सर्किल में एक ही सेंटर होता है क्लियर? ठीक। दूसरी बात, सर्किल में एक ही सरकमफ्रेंस होता है। पूरे सर्किल में एक ही सरकमफ्रेंस होता है, मतलब एक ही परिधि होती है। तीसरी चीज हमारी क्या कि सर्किल में रेडियस कितनी वो सर्किल में रेडियस तो एक ही होती है, एक ही साइज की होती है, पर रेडियस हजारों होती है, करोड़ों होती है, जितनी आप बना पाओ। ये सब क्या है? रेडियस ही तो, ये सब क्या है? रेडियस ही तो है, चाहे जितनी लाइन खींचो। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि वृत्त में कितनी त्रिज्याएं, तो वृत्त में अनंत त्रिज्याएं होती हैं। दूसरी सबसे खास बात, अब आता है एक चीज और, व्यास। क्या आता है? व्यास, डायमीटर ऑफ द सर्किल, कि डायमीटर ऑफ द सर्किल क्या होता है क्लियर? तो मेरे प्यारे बच्चे, डायमीटर ऑफ द सर्किल बहुत इजी होता है। वृत्त की त्रिज्या के 2 गुने को, वृत्त की त्रिज्या के 2 गुने को वृत्त का व्यास बोलते हैं। वृत्त की त्रिज्या के 2 गुने को वृत्त का क्या बोलते हैं? व्यास बोलते हैं। फिर सुनिए ना, वृत्त की त्रिज्या के 2 गुने को क्या बोलते हैं? वृत्त का व्यास बोलते हैं। इसे जनरली डी से दिखाते हैं और रेडियस को आर से। तो फॉर्मूला क्या बना बेटा? डी बराबर 2 इंटू आर। तो बेटा यहाँ से आर बराबर क्या आ जाएगा? आर बराबर डी अपॉन 2, यानी जो हमारी सर्किल की रेडियस होती है वो उसके व्यास की आधी होती है। अब एक बात और, अगर आपसे कोई पूछता है व्यास, सर्किल में व्यास कितने, तो भैया व्यास भी बहुत सारे होते हैं, व्यास अनंत होते हैं क्लियर? व्यास भी कितने होते हैं? अनंत। ये सर्किल बनाओ आप और ये खूब ढेर सारे आप इस पे व्यास बना सकते हो, जितने चाहो उतने व्यास बना लो। तो सर्किल में व्यास भी अनंत। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो आपकी क्या है? वो ये सब आप जानते हो, 9th में आपने पढ़ रखा है, इसीलिए मैंने आपको फटाफट बताया ताकि आपको सब याद आ जाए। जब इसकी अच्छी चीजें आएंगी, अच्छे क्वेश्चंस आएंगे, तब मैं उस पर टाइम दूंगा। इसका फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट तो आपने ले लिया होगा। अब देखो एक बात और, सबसे इंपॉर्टेंट बात, देखो सर्किल पे इसमें जो क्वेश्चन हमारे पास आएगा, आपको याद होगा 9th क्लास में हमसे एंगल पूछता था कि सेंटर पे एंगल निकालो, यहाँ एंगल, यहाँ पे एंगल बहुत कम, हल्का फुल्का नॉलेज अगर आपको एंगल का है तो भी कोई दिक्कत नहीं, तो भी आपको चैप्टर समझ में आएगा। ये इतना इजी चैप्टर है, बस थोड़े इतने बड़े फार्मूले, छोटे फार्मूले, वो छोटे फार्मूले आप याद कर लो, सारा काम खत्म हो जाएगा। अच्छा देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं बताने लगा आपको, ऐसे ही आपका एक सर्किल है, ठीक है? अब अगर बेटा इसमें आपसे पूछे कि जीवा क्या होती है, तो इसे मान लो यहाँ पे खड़े हो और यहाँ पे खड़े हो, ये पॉइंट आपके लिए पी है, ये पॉइंट आपके लिए क्यू है, तो आपने क्या किया? इसको ऐसे मिला दिया। तो जैसे आप इसको मिलाओगे तो आपके लिए पी क्यू क्या है? जीवा है, कॉर्ड है, ठीक है? जीवा, इसे इंग्लिश में बोलते हैं कॉर्ड। तुम्हारी ये कॉर्ड है, ठीक है, सब कुछ है, लेकिन इस कॉर्ड ने काम किया। आपको मालूम होगा एक परिवार है, लेकिन अगर उसमें बाउंड्री हम लोग बीच में बना दें तो 2 घर बन जाते हैं। तो वैसे ही पूरा परिवार है, तो ये पी क्यू क्या है बेटा? बाउंड्री है। इस बाउंड्री ने क्या किया? दो घर बना दिए। तो ये जो नीचे वाला घर बनाया है ना, ये जो घर बनाया और ये जो घर बनाया, ये बड़ा वाला घर है कि नहीं? तो ये जो नीचे वाला घर बनाया, इसे बोलते हैं लघु वृत्तखंड। क्या बोलते हैं बेटा? लघु वृत्तखंड। क्या बोलते हैं? लघु वृत्तखंड। माइनर सेगमेंट ऑफ सर्किल बोलते हैं, माइनर सेगमेंट ऑफ सर्किल बोलते हैं बेटा। और इसे क्या बोलते हैं बेटा? दीर्घ वृत्तखंड। क्या बोलते हैं बेटा? दीर्घ वृत्तखंड बोलते हैं, मेजर सेगमेंट ऑफ सर्किल बोलते हैं। इसे बोलते हैं दीर्घ वृत्तखंड और इसे बोलते हैं लघु वृत्तखंड। ये आप ध्यान रखना। लेकिन एक बात और, लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड का निर्माण कब होता है? तो लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड का निर्माण तभी होता है जब कोई जीवा उसे 2 अलग अलग भाग में डिवाइड करे। है क्लियर? कोई दिक्कत, कोई समस्या? चलो इसको भी आप फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो इसमें एक बात और, आपसे कभी कोई पूछता है ना कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा बताओ, बता?
वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, तो कोई दिक्कत नहीं। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कौन होती है? वृत्त का व्यास होती है। भाई व्यास भी क्या होता है? व्यास में देख लो बेटा क्या होता है। व्यास में आप लोग यहाँ होते हो ऐसे मिलाते हो तो ये पूरा व्यास आता नहीं आता। तो वृत्त की सबसे बड़ी जो जीवा होती है उसका व्यास होती है क्लियर? तो ऐसी कितनी जीवाएं होती है? तो ऐसी अनंत जीवाएं होती है क्लियर? ऐसी अनंत जीवाएं होती हैं। ठीक, अब एक बात और देखो, ये सब बात आप ध्यान रखना, ठीक है? ये सब आपको याद दिलाने, ये सब आप कुछ ना सब कुछ पढ़ के आए हो। अब कुछ खास बातें देखो हमारे पास, जैसे ये हमारे पास एक सर्किल है, ये हमारे पास सेंटर हो गया O, और ये बेटा हमने मान लिया P पॉइंट, ठीक है? तो ये हमारे पास रेडियस हो गई R, क्या होगी मेरे पास? ये रेडियस R हो गई। तो अगर आपसे ये पूछता है कि सरकमफ्रेंस का फार्मूला क्या होगा? सरकमफ्रेंस का फार्मूला यानी कि इसकी जो परिधि होती है उसका सूत्र क्या था? 2πr। क्या होता है फार्मूला इसका? 2πr। और पाई के बारे में आप जानते हैं 3.1416, ठीक है? क्या होगा? 3.1416 इसके आसपास होता है, और भी इससे आगे होता है, पर हम लोग इसे यूज़ क्या करते हैं, या फिर हम लोग इसे यूज़ कर सकते हैं पाई बराबर 22/7 बी से हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ये आर्यभट्ट ने बताया था इसको, और इसको रामानुजन ने बताया था। अब एक बात और, तो ये सरकमफ्रेंस वहाँ पर सर्किल होगी। अब इसका एरिया अगर आपसे कोई पूछता है कि सर्किल का एरिया कितना होता है, तो वो क्या होता है? πr² होता है। ठीक, सर्किल का एरिया कितना होता है? πr²। तो ये सब आप फटाक से स्क्रीनशॉट लेते रहो, है क्लियर? स्क्रीनशॉट आप फटाफट लेते रहो इसकी। एक बात और देखो, सारी एक ही बात हो रही है ना, दो बात कुछ नहीं हो रही है। हाँ, ये बात ध्यान रखना। अब देखो भैया कुछ चीजें और देखो, ये तो हो गया वृत्त की बात। अब आता है, जैसे मान लो आपके पास ये पूरा सर्किल है बेटा, ठीक है? अब इस सर्किल को, ये सेंटर था हमने, और यहाँ से हमने इसको आधा कर दिया, ठीक है? यहाँ से इसको क्या कर दिया? आधा कर दिया। ये A हो गया, ये O हो गया, ये P हो गया। और जब आधा कर दिया तो ये जो बचेगा ये हमारा क्या हो जाएगा? अर्धवृत्त। क्या हो जाएगा हमारा? ये अर्धवृत्त, सेमी सर्किल। क्या बोलते हैं इसको? सेमी सर्किल। तो सेमी सर्किल से जुड़ी खास बात, सेमी सर्किल का जो एरिया होता है, क्या एरिया, इसका जो एरिया होता है, क्षेत्रफल होता है, वो क्या होता है भैया? हाँ बिल्कुल सही, πr²/2। क्या होता है? πr²/2। मतलब अर्धवृत्त, मतलब यार वृत्त के क्षेत्रफल का आधा होगा, πr²/2। लेकिन 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 क्या, आप इसके परिमाप में वो बुद्धि मत लगाना कि 2πr परिमाप था वृत्त का, अर्धवृत्त का तो πr होगा। 2πr से डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। गलत, वो इनकम्प्लीट है। क्यों इनकम्प्लीट? और देखो जरा, जैसे ये हमारा आपके पास अर्धवृत्त, थोड़ा ऊपर बनेगा तब दिखेगा। इधर देखो, जैसे ये आपके पास बना अर्धवृत्त, ये तो अर्धवृत्त। अब दिमाग लगाओ, ये R है, ये भी R है, तो ये जो इतना था, ये जो पार्ट था, ये तो आपका कितना हुआ? बताओ कितना हुआ? ये आपका πr हुआ ना, और ये पार्ट नहीं जोड़ोगे तो R और R, तो πr प्लस 2r। तो दिमाग में क्या रखोगे कि इसका जो वो होता है परिधि बोले तो परिमाप भी कभी कभी लिखता है, ठीक है? परिधि को परिमाप भी बोलते हैं। तो इसका जो सरकमफ्रेंस होता है किसका? अर्धवृत्त का। किसका? अर्धवृत्त का। यानी अर्धवृत्त का जो हमारा एरिया होता है वो πr²/2 होता है, लेकिन जो इसका परिमाप होता है वो कितना होता है? πr+2r। इसका परिमाप कितना होता है? πr+2r। क्यों ऐसा होता है? फिर समझाओगे उसको। देखो भैया, जब ऐसे बनाओगे अर्धवृत्त, तो यार ये बताओ, जब आप ऐसे पूरा वृत्त बनाते हो तो बोलते हो कि भैया इसके लिए 2πr लो, तो इसके आधा तो ऐसे ही होगा ना, लेकिन ये आधा कब होगा? ये तो इतना पार्ट क्या हुआ? ये केवल चाप हुआ। क्या हुआ? ये चाप हुआ केवल। लेकिन यार आधा अगर आपको सर्किल करना है तो ये वैसे बीच में ये पूरी जीवा खींचनी पड़ेगी ना, जिसको व्यास बोल रहे हो। जब ये व्यास खींचोगे तभी तो ये आपका आधा वृत्त होगा, तो वो व्यास भी तो काउंट करोगे ना। तो ये R, तो इतने के लिए तो πr, और ये R और R2R जुड़ गया तो πr+2r। तो इस प्रकार से ये आपके सर्किल के आपके फॉर्मूले हमारे पूरे हो गए। कोई दिक्कत? अभी आपकी स्क्रीन पे कुछ देर में आ जाएगा, उसको आप नोट कर लीजिएगा, या आ चुका होगा आपकी स्क्रीन पे अब तक। है क्लियर? चलिए ठीक, अब हमको कुछ एक सबसे लास्ट चीज़ हमने आपको नहीं बताया अभी तक, वृत्त के चाप के बारे में। ये फॉर्मूला आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, फटाफट आप इसको नोट कर लीजिए। अब देखो भैया, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या कि हमने आपको एक चीज़ नहीं बताई, जो भी भूल जाते तो बड़ा दिक्कत होता,
और वो हमारा होता है आर्क ऑफ द सर्कल। क्या होता है? आर्क ऑफ द सर्कल। हाँ भैया, इसको तो बताना भूल ही गए। आर्क ऑफ द सर्कल इसे बोलते हैं वृत्त का चाप। जैसे मान लो ये आपका है और ये आपने कर दिया, तो ये आपका ए था, ये आपका बी था, ये आपका पी था। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि ये ए बी क्या है, ये ए बी, इतना ए बी, तो ये आपका जो होगा ये आपका होगा लघु चाप। क्या होगा? लघु चाप। इसे बोलते हैं माइनर आर्क। क्या बोलते हैं भैया? माइनर आर्क, लघु चाप बोलते हैं इसको। ध्यान रखोगे ना कि भूल जाओगे, भूलना मत। और ये जो बटा पूरा पार्ट देखो बड़का वाला, ये बड़वार वाला जो ऊंच वाला है ना, ये हमारा होता है दीर्घ चाप। क्या होता है? दीर्घ चाप, मेजर आर्क। कोई दिक्कत, कोई समस्या? तो ये आपको ध्यान रखना है। कोई दिक्कत? एक फॉर्मूला होता है यार, क्या कि कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। वैसे स्क्रीन पे आ रहा होगा ना, इतना छोटा भी लिखा है हमने। कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, इसका बहुत यूज होता है, आगे आपके काम आएगा। तो ये था सर्किल और आपका सेमी सर्किल और सर्किल से जुड़ी हुई सारी बातें। ये सारी बातें आप दिमाग में एक बार 2 सेकेंड 10 सेकेंड इसको मत लो। उसके बाद फिर हम लोग आते हैं बढ़िया बढ़िया 2-3 क्वेश्चन की तरफ, फिर इस वीडियो को फिनिश करते हैं। चलिए बेटा अब स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चंस की तरफ। तो भैया देखो ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं बताएंगे आज, 2 क्वेश्चन केवल बताएंगे। तो उन दोनों क्वेश्चंस को आप दिमाग लगा के समझना और हो सके तो इसके नोट्स बना लेना और फिर आपको क्वेश्चन भेज दिए जाएंगे, हो सके तो लगा भी लीजिएगा। है क्लियर? तो भैया क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देखिए। पहला क्वेश्चन ये रहा, आप इसको देखें ध्यान से। मेरे पास बुक है, आपके पास स्क्रीन है, आप देखिए। और क्वेश्चन कहा गया है कि उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो। यानी पहले क्वेश्चन में हमसे रेडियस फाइंड करवा रहा है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो जिसकी परिधि, यानी जिसकी परिधि त्रिज्याओं 15 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर वाले 2 वृत्तों की परिधि के बराबर है। यानी कि उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो। यानी हमसे क्वेश्चन में कह रहा है उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो। यानी आपको एक बड़े से सर्किल की रेडियस बतानी है, तो इसकी रेडियस बतानी है। एक सर्किल की रेडियस बतानी, तुमने इसकी रेडियस क्या मान ली? आर मान ली। हमसे बोल रहा है उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो, मतलब इस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो। अब इसकी त्रिज्या के लिए इसने आगे हमको एक जुगाड़ दिया। क्या जुगाड़ दिया है? जिसकी परिधि, मतलब इसकी जो परिधि है, यानी इसकी परिधि मतलब कितनी? 2 पाई आर। ये तो होगी परिधि भाई, 2 पाई आर। जो इसकी परिधि है वो किसके बराबर है? इसकी परिधि त्रिज्याओं 15 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर वाले 2 वृत्तों की परिधि के योग के बराबर है। यानी इसकी जो परिधि है, यानी इसकी जो 2 पाई आर है, वो किसके इक्वल है? वो 2 सर्किल और है। यानी एक सर्किल इसकी रेडियस है 15 सेंटीमीटर और एक सर्किल हमारे पास क्या है? ये 18 सेंटीमीटर। कह रहा है इन दोनों सर्किल के, इन दोनों, इसको मान लेते हैं हम लोग ए बी। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत? इसको मान लेते हैं हम लोग पी क्यू। तो हमसे बोल रहा है क्वेश्चन, अब जरा ध्यान से एक बार फिर समझ लो। आपकी स्क्रीन पे तो क्वेश्चन आ रहा है, ध्यान से उसको पढ़िए। क्वेश्चन क्या आ रहा है? कह रहा है कि एक वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो, इसकी जो परिधि है, यानी इसकी जो परिधि, यानी इसकी जो 2 पाई आर है, वो 2 अन्य वृत्तों की परिधि के योग के बराबर है। यानी बेटा इसकी जो रेडियस है, यानी इसकी जो सरकमफ्रेंस बनेगी, यानी इसकी जो परिधि बनेगी, वो इसकी परिधि और इसकी परिधि, दोनों की परिधियों के योग के बराबर। कोई दिक्कत नहीं। इसकी परिधि कितनी आएगी? 2 पाई, इसकी मान लेते हैं हम लोग R1, इसकी मान लेते हैं R2। तो 2 पाई R1 प्लस 2 पाई R2। ये बात समझ में आए कि नहीं समझ में? कोई दिक्कत यार? हमसे बोल रहा है कि इसकी परिधि है वो इन दोनों की परिधि के योग के बराबर है। तो इसकी परिधि हमने 2 पाई R निकाल ली। इसकी परिधि कितनी होगी? 2 पाई R1। भाई इसकी रेडियस R1 है, ठीक है, 15 है, अभी रखेंगे 15। इसकी हमने R2 मान ली, इसकी भी 18, अभी रखेंगे 18। ये हमने एक इक्वेशन बनाया। ये क्वेश्चन सब कुछ समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत? सॉल्व करो इसको। तो 2 पाई आर को ऐसे रहने दो, यहाँ से कॉमन क्या मिल गया? 2 पाई, अंदर क्या आ गया? R1 प्लस R2 आ गया। 2 पाई से 2 पाई कट गया, समझे भाई? यहाँ बचा कैपिटल R और कैपिटल R का क्या बचेगा? R1 प्लस R2 करो, तो R1 प्लस R2 करोगे यहाँ, तो यहाँ से देखो R1 की वैल्यू कितनी है? 15 प्लस R2 कितना है? 18 और जोड़ोगे तो कितना आएगा? 33।
इस प्रकार ये हमारा क्या हो गया आंसर। कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं समझ में आया? फिर से बताएं, कोई दिक्कत नहीं? रखो भैया, फिर से बता रहे हैं एक बार। बहुत से लोग को नहीं समझ में आया कि सर ये आपने क्या कर दिया। कुछ नहीं किया, हमने क्या किया है, इसकी जो परिधि है तो इसकी परिधि कितनी होगी 2 पाई r। इसकी जो परिधि है वो किसके बराबर है, वो इसकी परिधि, तो इसकी परिधि मतलब कितनी 2 पाई r1 प्लस 2 पाई r2, इसी के तो योग के बराबर है। कॉमन यहाँ से 2 पाई कैपिटल R बराबर कॉमन यहाँ से 2 पाई r1 प्लस r2, ये तो बचेगा बेटा 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, कैपिटल R बराबर r1 कितना है 15, r2 कितना है 18, जोड़ जाड़ दो कितना आएगा 33 सेंटीमीटर, और ये हमारा क्या हो गया आंसर। यानी इस वाले सर्किल की जो रेडियस है वो कितनी आएगी 33 सेंटीमीटर। है क्लियर? कोई दिक्कत? इसको आप नोट कर लें। फिर आते हैं आज के अंतिम और दूसरे क्वेश्चन की तरफ। आओ बच्चों, तो आते हैं आज के अंतिम क्वेश्चन की तरफ, ठीक है? और अंतिम मतलब तीसरे क्वेश्चन की तरफ, तो सॉरी दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो दूसरा क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन रीड करते हैं। बोला है 2 मीटर चौड़ाई की एक वृत्ताकार पगडंडी, वृत्ताकार पगडंडी आप समझते हैं, वृत्ताकार पगडंडी यानी एक ऐसा आकार जो वृत्त के आकार का, पगडंडी मतलब जिस पर हम लोग डंडा लेकर चल सके या पैदल यात्रा कर सके, पगडंडी ₹20 प्रति वर्ग मीटर की दर से 1500 मीटर त्रिज्या वाले, कितने मीटर 1500 मीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार पार्क के चारों ओर बनाया गया है। यानी एक कोई वृत्ताकार पगडंडी है जो एक वृत्ताकार पार्क के ही चारों ओर बनाया गया है। आपने अक्सर देखा होगा कि मैदान के चारों तरफ रास्ता होता है। शहरों में आप जाइए जहाँ अच्छे अच्छे ग्राउंड्स होते हैं, उसके चारों तरफ क्या होता है, चलने के लिए रास्ता होता है कि नहीं? तो वृत्ताकार पगडंडी, या आपने मैच के ग्राउंड पे देखा होगा जहाँ पर अक्सर होता है क्रिकेट मैच, देखिए ऐसे पूरा ग्राउंड होता है, ग्राउंड के चारों ओर पूरी बाउंड्री होती है, होती नहीं होती? यहाँ एक रस्सी टाइप की होती थी, ये जो रास्ता होता है इसको बोलते हैं वृत्ताकार पगडंडी। तो वही हमसे क्वेश्चन में कह रहा है कि एक वृत्ताकार पगडंडी बनाई गई है जो एक वृत्ताकार पार्क के ही चारों ओर है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में आप क्या बनाइए कि एक वृत्ताकार पार्क बनाइए। अब क्या इस वृत्ताकार पार्क के बारे में कुछ जानकारी आपको दी गई है? अगर आप ध्यान से देखें बेटा तो हमसे कह रहा है कि इस वृत्ताकार पार्क की जो त्रिज्या है वो 1500 है कि नहीं? ऐसा कुछ कहा है कि नहीं कहा है? अगर आप ध्यान से क्वेश्चन पढ़ें तो हमसे इसमें लिखा हुआ है, कह रहा है कि 1500 मीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार पार्क के चारों ओर बनाया गया है। 1500 मीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार पार्क के चारों ओर क्या बनाया गया है? एक वृत्ताकार पगडंडी। तो ये आप बना दीजिए वृत्ताकार पगडंडी। है क्लियर? ठीक। क्या इस पगडंडी के बारे में कोई डिटेल दी गई? कह रहा है 2 मीटर चौड़ी वृत्ताकार पगडंडी, 2 मीटर चौड़ी वृत्ताकार पगडंडी। यानी ये जो चौड़ाई, ये जो गैपिंग है, ये आपकी 2 मीटर है। कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप दिमाग लगाओ 1 सेकंड के लिए, ये इतनी अगर आपकी 2 मीटर है, ठीक है, ये इतनी कितनी आपकी 2 मीटर, और ये हमारी कितनी है 1500 मीटर। तो ये कितनी होगी? ये खाली ये भी तो 1500 ही हो। लेकिन अगर कोई पूछे ये कितनी होगी तो दिमाग लगाओ। अगर ये 1500 है, ये OP 1500 है, अगर ये OP 1500 है तो ये OP डैश ये भी तो 1500 ही होगा। और ये 2 मीटर है, ये 1500 है, तो 1500 और 2 जोड़ोगे तो लाल कितना आ जाएगा? ये 1500 2 मीटर आ जाएगा। यानी कि जो बाहर वाला सर्किल बन रहा है वृत्ताकार पगडंडी को लेकर, उस पूरे की रेडियस कितनी है 1502 मीटर। लेकिन जो बेटा केवल वृत्ताकार पार्क है इसकी त्रिज्या कितनी है 1500 मीटर। तो वही तो हमसे बोल रहा है कि यार एक वृत्ताकार मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पगडंडी बनी है। तो ये मैदान है और चारों ओर वृत्ताकार पगडंडी है जो कितने मीटर चौड़ी है? 2 मीटर चौड़ी है। अच्छा, कुछ आगे दे रहा है, कह रहा है पगडंडी को बनाने के लिए कुल कितना रुपया लगेगा, कुल कितनी लागत लगेगी। यानी ये जो पगडंडी बनाई हमने, यानी ये जो शेडेड रीजन आप देख लो जो हम रंग रहे हैं, यानी ये जो आपके पास रास्ता है पगडंडी है, बोल रहा है इसको बनाने में कुल कितना खर्चा आएगा, इस पूरी पगडंडी को बनाने में कितना कॉस्ट, कितना रुपया लगेगा। कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमको इस पगडंडी का एरिया मालूम चल जाए और कुछ डिटेल और मालूम चल जाए तो शायद हम निकाल लें। क्वेश्चन को जरा एक बार फिर रीड करिए। कह रहा है 2 मीटर चौड़ाई की वृत्ताकार पगडंडी 20 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से, यानी कि
यहाँ हम लोग एक चीज लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि पगडंडी को बनाने हेतु 2 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर, 2 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर, ये चीज हमको मालूम है या ये हमको दी गई है। ये बताया गया कि भैया 2 रुपया प्रति वर्ग मीटर की स्क्वायर से खर्चा पड़ेगा। तो हमसे बोल रहा है टोटल खर्चा बताओ तुम अब कितना, यानी उसने 1 वर्ग मीटर का दिया है, 1 वर्ग मीटर का उसने खर्चा आपको दिया है 2 रुपया। कह रहा है पूरा पगडंडी अगर बनाओगे तो कितना खर्चा लगेगा। कोई दिक्कत नहीं यार, एक काम करें हम लोग, अगर पगडंडी का एरिया निकाल ले, ये जो शेडेड रीजन है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, अगर इस रीजन का एरिया निकाल लिया जाए, इस शेडेड रीजन का एरिया हम लोग निकाल लें, तो उसी एरिया में अगर 2 रुपए से मल्टीप्लाई कर दें, उसी एरिया में कितने रुपए से मल्टीप्लाई कर दें, 2 रुपए से मल्टीप्लाई कर दें, तो क्या हमारा आंसर नहीं आ जाएगा, क्या हमारा कुल लागत नहीं आ जाएगा? कोई दिक्कत नहीं। अब मैटर ये करता है कि इसका एरिया कैसे निकालें, तो इसके एरिया निकालना बहुत आसान है, बाहर वाले सर्किल का एरिया माइनस अंदर वाले सर्किल का एरिया। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ लिखते हैं हम लोग कि पगडंडी के रास्ते का क्षेत्रफल बराबर बाह्य वृत्त का क्षेत्रफल माइनस आंतरिक वृत्त का क्षेत्रफल। है क्लियर? कोई दिक्कत? अब यार बाह्य वृत्त का क्षेत्रफल कैसे आएगा, बाह्य वृत्त का क्षेत्रफल तो ये पाई और ये रेडियस माइनस पाई, अंदर रेडियस कितनी है 1500। है क्लियर? कोई दिक्कत? चलो कॉमन लो, यहाँ से पाई कॉमन किया, अंदर क्या बचेगा 1502 का स्क्वायर और माइनस 1500 का स्क्वायर, यही तो बचेगा। इसको वहां से भी आप बगल में सॉल्व कर रहे हैं पाई। अब देखो जरा इसको दिमाग लगाओ, अगर इसके स्क्वायर करो, इन 2 बार गुणा करो, फिर इसका 2 बार गुणा करो, फिर घटाओ, बड़ा लंबा पड़ जाएगा। तो दिमाग लगाओ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म इसको आप तोड़ दो, तो 1502 और 1500 को एक बार जोड़ोगे तो कितना आएगा 3002 माइनस 1502 में फिर 1500 घटाओ तो कितना आएगा 2। फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। यानी यहाँ लिख देने भैया बंधुओं, देखो ध्यान से, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो 1502 और 1500 जोड़ोगे तो कितना आएगा 3002 और मल्टीप्लाई में कितना 1502 माइनस 1500 तो कितना आएगा 2 ही तो आएगा। पाई का मान देखो हमको उसमें क्वेश्चन में दे रहा है 3.14 भैया यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका पाई का मान रखो 3.14 गुणे 3002, अब 3002 में जरा 2 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा 4 6004 आ जाएगा 6004। तो ये हमारे पास आ जाएगा पगडंडी का एरिया। अब इसका आप मल्टीप्लाई कर लो, तो इसका मल्टीप्लाई आप कर सकते हो, मैं तो करूँगा नहीं। तो ये हमारे पास क्या आ गया पगडंडी का एरिया आ गया, मल्टीप्लाई तो मैं स्वयं करना है क्लियर? अब देखो ये तो हमारे पास आ गया पगडंडी का एरिया, तो यहाँ क्या लिखोगे, क्या लिखोगे यहाँ पे कि पगडंडी को बनाने के लिए क्षेत्रफल को बनाने के लिए कुल खर्च, क्षेत्रफल को बनाने के लिए कुल खर्च यहाँ से क्या निकालेंगे हम लोग 3.14 गुणे 6004। अब गुणे देखो हमको यहाँ पे कुछ दिया है, पगडंडी को बनाने के लिए 2 रुपए प्रति वर्ग मीटर, ये हमको दिया गया है, ये गिवन है क्वेश्चन में। यानी इतनी चीज आपको जब क्वेश्चन में गिवन है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर लो, जो आ जाएगा वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, उतने रुपए हमारा आंसर होगा। है क्लियर? कोई दिक्कत? कुछ नहीं किया हमसे बोल रहा था कि एक वृत्ताकार मैदान है, उसके चारों तरफ कोई पगडंडी है, तो भैया पगडंडी को बनाने में कितना खर्चा पड़ेगा। कोई दिक्कत नहीं है, हमने फटाक से क्या किया बाहर वाले सर्किल का एरिया माइनस अंदर वाले सर्किल का एरिया दोनों को घटा के निकाल लिया इस पूरे रास्ते का क्षेत्रफल। जैसे ही रास्ते का क्षेत्रफल आ गया उस क्षेत्रफल में हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि 2 रुपया हमको खर्चा दे रहा है, कह रहा है
1 वर्ग मीटर अगर बनाओगे तो 2 रुपया भैया लगेगा। तो ये टोटल हमारा आ गया क्षेत्रफल। इस पूरे क्षेत्रफल में हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया? 2 से मल्टीप्लाई तुम्हें करना है यार, लंबा मल्टीप्लाई है, कर लोगे, जो आएगा भैया हमारा रिजल्ट होगा। है क्लियर? तो उम्मीद करता हूँ कि आज के बताए इस मेंसुरेशन में काफ़ी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। जो चीज़ें आपको अभी तक समझ में नहीं आ रही हैं वो प्लीज़ आप यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, या 7007725756 पे आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए।